हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको केमिस्ट्री मॉडल सेट जो कि आखिरी सेट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए, इस सेट में जो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले सेट में पूछे गए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। उसको छोड़ करके जितने भी प्रश्न बच रहे हैं वो सबको मैं आज सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एफसीसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी। इसके पहले वाला जो एक वीडियो मैंने डाल रखा है ना, आप उसको जाके देखिएगा। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, एफसीसी और सिंपल यूनिट आप सर्च करेंगे तो शो कर जाएगा केमिस्ट्री लोचा के नाम से। वहाँ मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता रखा है कि पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता एफसीसी का कितना होता है, बीसीसी का कितना होता है और सिंपल यूनिट सेल का कितना होता है, कैसे निकालते हैं मैं वहाँ पे फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फिलहाल टॉपिक पे देख लेते हैं क्या। तो एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 74%। एफसीसी का पूछा है तो 74%। अगर बीसीसी का पूछा होता तो 68%। अगर सिंपल यूनिट सेल का पूछा होता यानी कि साधारण एकक कोष्टिका का पूछा होता सिंपल यूनिट सेल का तो उसका होता है 52.4%। ठीक है, ये आपके प्रश्न बनेंगे। क्या एफसीसी में कितना होता है 74%, बीसीसी में कितना होता है 68% और सिंपल यूनिट सेल में कितना होता है 52.4%। अच्छा, ये तो था कि हम यूनिट सेल का कितना परसेंट भाग भर दिए हैं। अगर ये पूछ लेता वॉइड परसेंटेज कितना खाली रह जाता तो उसके लिए इसका आंसर जो आता वो होता 26%, ये होता 32% और ये होता आपका 47.6%। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी। हम यूनिट सेल का कितना हिस्सा भर रहे हैं और जो मैंने उधर लिख रखा है वो क्या कितना हिस्सा खाली रह जाएगा। तो आप क्या करना 100 में से घटा देना। ठीक, अगला सवाल क्या, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, मतलब सिंपल समझेंगे इंग्लिश में कि ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब शॉर्टकी डिफेक्ट के वजह से सॉलिड के डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक बात बता दें कि घनत्व घट जाता है। तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है। आपको मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है क्या कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किस दोष में घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी यानी कि घनत्व घट रहा है। अगर घटने की बात करेंगे तो शॉर्टकी और एक और दोष होता है रिक्तिया दोष। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि घनत्व किस दोष में घटता है तो दो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। एक शॉर्टकी दोष है और दूसरा है रिक्तिया दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। सुन लीजिए, वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है। किस डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाता है ये भी सवाल बन सकता है और किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो पूरा कंप्लीटली डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका सवाल ये रहा कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ने की अगर बात करेंगे ना तो डेंसिटी अगर बढ़ने की बात कर रहा है तो उसका आंसर इंट्रस टीसीएल डिफेक्ट। इंट्रस टीसीएल डिफेक्ट हिंदी में बोलेंगे अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, ये इस डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाता है। अब किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम है उसका, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी नो चेंज। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्या कि फ्रैंकल डिफेक्ट जब होता है उसके डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट वाले केस में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको आंसर मिल रहा होगा। किस डिफेक्ट में घटेगा, शॉर्टकी एंड वैकेंसी डिफेक्ट। किस डिफेक्ट के वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसका नाम है इंट्रस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि अंतराकाशी दोष। और किस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए आपके एडिशनल प्रश्न हो गए। नेक्स्ट सवाल क्या, लवण सेतु में क्या भरा होता है, मतलब सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें क्या भरते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज में मुख्य रूप से 4 चीज़ों को भरा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और एक अगर। इन चारों चीज़ों को हम लोग लवण सेतु में भर सकते। क्या क्या नाम है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, NH4Cl एंड अगर। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज में भरते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 प्रश्न कंफर्म क्लियर हो गया होगा। मैं 3 तो दिखने में लग रहा है, यहाँ से मैं आपको 6 प्रश्न बता रखा हूँ, 3 तो यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो चुके। ठीक है, तो एडिशनल प्रश्नों को आप देखते चलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बनेगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए आगे एक प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त का pH होता है, यानी कि pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का जो pH होता है वो होता है 7.4। ये याद रखेंगे, ह्यूमन ब्लड्स का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 7.4 होता है। ठीक, किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, आज इंग्लिश में समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, मतलब रिएक्शन करने का जो दर है वो किस पे निर्भर करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, या ऐसे भी समझ लीजिए कि अभिकारक का कितना हिस्सा, रिएक्टेंट का कितना % भाग प्रोडक्ट में जा चुका है। जैसे कि प्रश्न ऐसा हो सकता है क्या कि कोई रिएक्शन 75% पूरा करने में 72 मिनट लगाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट होगा वो तो 100% रहा होगा, लेकिन 72 मिनट में उसका कितना % भाग रिएक्शन कर चुका, तो 75%। तो हमें उस 75% से मतलब है। ठीक है ना, तो आसान भाषा में ये समझेंगे क्या कि जो एक्टिव मास होता है, जो एक्टिव मास होता है इसको हम लोग सक्रिय भार कहते हैं, उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी है, हमें ये फर्क पड़ेगा क्या कि कितना हिस्सा उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको हम लोग एक्टिव मास या सक्रिय भार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया का दर उसके सक्रिय भार, इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव मास, पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि एक अभिक्रिया का वेग समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ वेग समीकरण, उसको देख करके आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। ठीक है, आसान समझ में क्या, इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक बात आपको बता दें, जब भी आपको किसी प्रश्न में रेट एक्सप्रेशन दिया हो, यानी कि वेग समीकरण दिया हो, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी अभिकारक यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा उसके पावर तो खाली जोड़ दीजिएगा, उसके पावर को सिर्फ क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या कि A का जो पावर है वो 2 है और B का जो पावर है वो 1 है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन A है, यानी कि जो रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट A का जो पावर है वो 2 है और रिएक्टेंट B का पावर 1 है। ठीक है ना, हिंदी में अगर बात करेंगे तो A और B क्या है? अभिकारक है जिसका पावर 2 और 1 है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इनके पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ 2, देखिए एक बात, ऐसे क्वेश्चन का पढ़ लीजिए यार। अगर मान लीजिए कि आपको इजी सवाल है, हो सकता है प्रश्न ये ना होकर के कोई दूसरा हो, लेकिन प्रोसेस यही है। यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है क्या कि आपको सिर्फ क्या करना है, पावर को ऐड कर देना। तो यहाँ 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है 3। अगर आपको हम बात करें ना कि एग्जाम में 2 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बनता है और पूछता भी है क्या, एग्जाम का अगर आप पेपर देख रहे होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको देख करके पता चल रहा होगा क्या कि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, क्या, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो आप परिभाषा में आप क्या लिखना होता है क्या कि वेग समीकरण में मौजूद सांद्रताओं के घातांकों के ये योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इंग्लिश के लिए क्या बोलेंगे? द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल सा फंडा है क्या, आपको जो भी रेट ऑफ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वेग समीकरण दिया रहेगा,
बस अभिकारक रिएक्टेंट के पावर को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, केन शुगर जिसका कि मोलर भार, इसको अनुभार लिखा हुआ है 342 है, कि 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है। X का अणुभार है, ठीक है। 1% 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर whose molar mass is 342 ग्राम is isotonic with 1% of X, यानी कि केन शुगर का 5% का जो सॉल्यूशन है वो X के 1% सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक में है। अब आइसोटोनिक का जो जिसको डेफिनेशन पता होगा वो ये बात को समझ जाएगा। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, देखिए आइसोटोनिक को हिंदी में हिंदी में कहते हैं समपरासरणी, लेकिन देखिए आइसोटोनिक शब्द जो गेस्ट पेपर हम लिए हैं ना, मॉडल पेपर, उसमें ऑलरेडी आइसोटोनिक ही लिखा गया था। आइसोटोनिक जो है इंग्लिश शब्द है और इसका जो शुद्ध हिंदी आएगा समपरासरणी आएगा। तो हम इसके पहले परिभाषा को समझ लेंगे। परिभाषा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम कॉन्सेंट्रेशन नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कॉन्सेंट्रेशन नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो विलयन जिनका परासरण दाब और सांद्रता बराबर होगा उसको हम लोग समपरासरणी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। परिभाषा में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या कह रहा है भाई, दोनों सॉल्यूशन के यहाँ पे आपके हिंदी में घोल लिख रखा है, घबराइए मत, विलयन की बात कर रहा है। दो विलयन का सांद्रता बराबर है, यहीं से अपने आंसर को पकड़ेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, विलयन ए विलयन 2, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन 2, पहले वाले का सांद्रता C1 मान लिए हैं, दूसरे वाले का सांद्रता C2 मान लिए, यानी कि पहले वाले के कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लिए और दूसरे वाले का C2 मान लिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने N1 लिखा, नंबर ऑफ मोल के लिए हमने इसके लिए N1 लिखा और इसके लिए N2 लिखा। डिवाइड वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया है। ठीक है, तो बचा क्या, N1 इक्वल टू N2। अब ये क्या होता है, N1 क्या, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। कैसे निकालते हैं मोल कैसे निकालते हैं, उसका एक सिंपल फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मतलब दिया गया भार बटा में उसका मोलर भार। तो गिवन मास दिया, देखो 5% यानी 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, उससे 5 ग्राम विलय है, इसी की तो बात कर रहा है ना, तो इसका कितना है 5 मान लो, और आपको मोलर मास दे रखा है 342 मान लो। ठीक है, वैसे N2 का भी तो दिया होगा ना, कितना दिया 1%, और X तो आपको पता ही करना है, तो इसका M2 निकाल लेना। ठीक है ना, तो जो हमने W1 लिखा है वो N1 का दिया गया भार है और M1 जो है उसका मोलर भार है, यानी कि मोलर मास है। सिमिलरली N2 का जो गिवन मास है वो W2 है और M2 जो है उसका मोलर मास है। तो हम लोग को M2 निकालना है, M1 तो दिया हुआ 342, तो 5/342 इक्वल टू 1/M2। ठीक है, अब M2 को इधर भेज दो और इसको इधर लेके चल जाओ, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 342/5। अब 342 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68.4। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 68.4। देखिए अगर हम यहाँ पे परसेंटेज बदल दे फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा। क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लीजिएगा, फिर आगे का जो प्रोसीजर हमने बता रखा आप वैसे सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 5% है, 10% कर दे, 20% कर दे, फर्क नहीं पड़ता। अगर 20% करेगा तो यहाँ 20 आ जाएगा बस, 40% करेगा यहाँ 40 आ जाएगा बस। आपको इससे नहीं घबराना, कॉन्सेप्ट आपको समझिएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे देखिए, ब्राउनियन गति का कारण है।
कॉजेज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होता कैसे? तो पहले तो ये जान लीजिए कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, ठीक है ना। जब भी हम किसी पार्टिकल को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो अपने आप से गति करने लगता है, मतलब मूवमेंट करने लगता है। अब सवाल ये है कि मूवमेंट करता क्यों है, ठीक है, यही प्रश्न है। तो उसका आंसर क्या है? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का, कोलाइडी कणों का संघात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल। देखिए, अब परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जिस चीज़ में मिला रहे हैं ना, उस चीज़ को हम लोग परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और जिस चीज़ को मिला रहे हैं वो डिस्पर्ज फेज यानी कि परिक्षेपित प्रवस्था कहलाता है। आप ऐसे समझिए ना कि आप आराम से बैठे हुए हैं और कोई चीज़ आ करके आपके ऊपर गिर जाए तो आप क्या करोगे? उसको उठा कर फेंकोगे या तो भागोगे। तो आप जिस पे गिराया जा रहा है यानी डिस्पर्जन मीडियम, और जो चीज़ गिराया जा रहा है डिस्पर्स फेज, यानी कि आप परिक्षेपण प्रवस्था माध्यम हो और आप पे जो गिर रहा है वो परिक्षेपण प्रवस्था। तो ये कैसे कर सकते हो? आप मीडियम हो और फिर कोई गिर रहा है तो आप क्या, तो उसको फेंकोगे। फेंकने का मतलब क्या है? आप उसके ऊपर इम्पैक्ट लगा रहे हो, असर लगा रहे हो, या तो आप दूर भगा रहे हो। तो यही चीज़ तो हो रहा है ना कि इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स इम्पैक्ट लगाते हैं उसको भगाने में, भागो यहाँ से, ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना। यानी कि परिक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं, जो चीज़ के ऊपर गिर रहा है ना उसके ऊपर असर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघात कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट के कारण क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को डालेंगे ना तो पहले से जो मौजूद कण है ना वो उसके ऊपर क्या करेंगे? असर लगाने लगेंगे, ठीक है, उसको भगाएंगे दूर दूर। अब इस दूर भगाने की वजह से क्या करते हैं? उनके अंदर बहुत सारे गति होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है? Which of the following is strong acid? एक्चुअली मुझे पता है कौन सा एसिड है, लुईस एसिड है। NF3, BCl3, BBr3 और BI3। जिसमें जो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है वो BI3 है। अब लुईस एसिड क्या होता है, यानी कि लुईस अम्ल क्या होता है? जो अम्ल लोन पेयर ले सकता है, ठीक है ना, लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों में स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड जो है वो BI3, यहाँ सॉरी यहाँ पे BF3 है, गलती से लिखा गया। BF3, BCl3, BBr3 और BI3। तो यहाँ जो सही आंसर है क्या है? BI3 है। अगला सवाल क्या है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? क्लोरीन का। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है वो ग्रुप 17 का ही पूछा है। किसका पूछा है? ये पूछा है ग्रुप 17 का, वर्ग 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का। तो आप ऑर्डर देख लीजिए, फ्लोरीन से ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का। और क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज़्यादा है और आयोडीन से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चल रहा है, ठीक है ना। फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन से भी ज़्यादा है और आयोडीन से भी ज़्यादा है। थोड़ा सा इस क्रम को ध्यान रखें। क्लोरीन का मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी का होता है तो वो होता है क्लोरीन का, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगले सवाल क्या करें? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? शून्य है। विच मॉलिक्यूल्स हैविंग 0 डायपोल मोमेंट। जो 4 ऑप्शन दिया है उस हिसाब में BF3 एक ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। एक्चुअली डायपोल मोमेंट का जो टॉपिक है ना क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। वायु में अक्रिय गैस का आयतन, इट मीन्स एयर में इनर्ट गैस का एबंडेंस कितना है? तो वो 1% है। अब मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। एयर में तो चलिए 1% है, इसमें से रेडॉन एयर में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखें। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इनर्ट गैस एयर में नहीं पाया जाता है, तो वो है रेडॉन, ठीक है। और जो है उनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो वो होता है आर्गन। ये नाम दोनों याद रखिएगा। एयर में इनका एबंडेंस कितना है? 1%, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें कौन सा इनर्ट गैस, अक्रिय गैस एयर में नहीं पाया जाता, तो वो है हमारा रेडॉन। और कौन सबसे अधिक पाया जाता है, तो वह है आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है?
निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव येलो और ब्राउन पीपीटी विथ नेस्लर रिएजेंट? नेस्लर रिएजेंट के साथ ब्राउन और येलो प्रेसिपिटेट कौन देता है? तो बाबू इसके दो आंसर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता है कि येलो प्रेसिपिटेट कौन देता है, तो अमोनिया जो है वो नेस्लर अभिकारक के साथ यानी कि नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट देता है। KI जो होता है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। और सवाल में तो दोनों ही पूछा है, पीला या भूरा, तो येलो देता है अमोनिया और ब्राउन देता है KI। तो थोड़ा सा ऑप्शन में ये जो है या तो गड़बड़ या तो यहाँ पे दो आंसर सही, अमोनिया सही होगा और KI सही होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। ठीक है, इस अवक्षेप का अणु सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया गिव वाइट पीपीटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पीपीटी? तो ये हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड, मैं आपको रिएक्शन से समझा दे रहा हूँ। मर्क्यूरी क्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, उसका फॉर्मूला ये है। क्या है? HgNH2Cl और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो जो प्रेसिपिटेट बना रहा है वो HgNH2Cl बना रहा है। तो ये आपको ऑप्शन में ये जो दिख जाएगा, आपको इसी पे टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? गन मेटल का एलॉय क्या होता है? यानी कि गन मेटल एलॉय का मतलब गन मेटल का मिश्र धातु क्या है? तो कॉपर, टीन और जिंक, इन तीनों से मिल करके हमारा गन मेटल बनता है। इसमें कॉपर कितना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। कॉपर 88% होता है, टीन 10% होता है और जिंक 2% होता है। ठीक है, तो जो एलॉय है, सॉरी जो गन मेटल है उसका एलॉय कौन कौन है बताओ? कौन बनाता है? कॉपर बनाता है, टीन बनाता है और जिंक बनाता है। उसमें कॉपर कितना है? 88% है, टीन कितना है? 10% और जिंक कितना है? 2%। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को रिएक्शन समझिए, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है, प्लीज ध्यान से रखिएगा। HgNH2Cl इसका सही आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे? K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पर Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम है D2sp3। अगर आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता, संरचना पूछ लेता, तो उसका नाम होता ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसका यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय, फलकीय, अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्या है? कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? तो इन चारों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CH3O है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक आउट करेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा तो टिक कर लेंगे, अगर 154 पिकोमीटर दिया है तो भी टिक कर लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड लेंथ की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 154 पिकोमीटर पे आप टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे हैं? इथाइल क्लोराइड से डाई इथाइल ईथर किस रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है? किस प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया? तो उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है उसका? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, हिंदी में क्या बोलेंगे? विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देना, इस क्वेश्चन में Fe का जो हाइब्रिडेशन है वो है D2sp3। अगर इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता तो हम लोग बोलते ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में क्या बोलते? अष्टफलकीय। हिंदी में क्या बोलते उसको? अष्टफलकीय। 17 में क्या पूछा? इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल केंद्र से नहीं है? तो CH3O है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो होती है 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट सवाल क्या था कि इथाइल क्लोराइड से डाइथाइल ईथर किस प्रोसेस से बना सकते हैं? उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस
या विलियमसन संश्लेषण विधि से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले प्रश्नों को बात करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इनमें कौन सबसे प्रबल अम्ल है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या इनको आप देख लीजिए। इसमें ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है और ये पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। ठीक है। एक बात आपको खूब बढ़िया से बता दें, क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड में स्ट्रांग होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सभी ऑर्गेनिक एसिड में स्ट्रांग होता है। तो इससे तो ठीक कंफर्म हो गया कि इससे स्ट्रांग एसिड ये है। ठीक है, इससे स्ट्रांग एसिड ये है। अब आगे की बात करते हैं, सबके लिए बता रहे हैं बाबू। एक बात ध्यान रखिएगा, जब -I ग्रुप, यदि बात करेंगे जब -I इफेक्ट वाला ग्रुप किसी चीज पर लग जाता है ना, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने, अगर -I इफेक्ट किसी चीज पर लग जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब उसका उल्टा समझे, अगर +I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप किसी चीज पर लग जाएगा तो उसका बेसिक नेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना। इन दो बातों को आगे भी ध्यान रखेंगे। सॉरी वैसे इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, उसका आंसर ये होगा ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू +I इफेक्ट। इस चीज़ पे बहुत से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी चीज़ पर -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो -I इफेक्ट अगर ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और +I इफेक्ट अगर जुड़ जाएगा तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ गौर से देखेंगे, इन दोनों पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, अब यहाँ लगा हुआ है और ऑर्थो पे लगा और पैरा पे, और ये दोनों का दोनों -I इफेक्ट लगाता है। अब -I इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब यहाँ ऑर्थो पे लगा और यहाँ पैरा पे लगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे पैरा वाला जो पोजीशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की संभावना भी अगर कहीं से सबसे अधिक होगा तो पैरा से होगा। ठीक है। तो हमेशा पैरा वाला पे अगर कोई -I इफेक्ट ग्रुप जुड़ा होगा तो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन एमीन नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ तक ही था, मैंने सॉल्व करके आगे आपको समझा दिया। क्वेश्चन यही था कि इनमें कौन रिएक्शन करके एमीन नहीं बनाएगा। तो यहाँ क्लोरो अल्केन से अमोनिया का रिएक्शन करने पर सबको पता है HCl बाहर निकलेगा, एमीन बन जाएगा। यहाँ बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो मैंने बना रखा है। यहाँ देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई लड़का लड़की पढ़ा होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, तो वहाँ पढ़ा होगा क्या कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जब ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना बाबू, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और नीचे जो अमाइड है, अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो भी हम लोग का एमीन बनेगा। सवाल ये था कि किस प्रोसेस से एमीन नहीं बन सकता। तो जो आपका थर्ड रिएक्शन है ना, उससे हम लोग एमीन नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा सर, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन एमीन तो आ ही रहा है, ये प्राइमरी एमीन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है। अब ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रश्न में तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन एमीन नहीं बनाएगा, तो तीसरा वाला है जिससे कि हम लोग एमीन नहीं बना सकते। ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या देखते हैं, 22 में क्या बोला। ये जो है ना, इसमें आपको बेसिसिटी का ऑर्डर देख रहा है। ठीक है। तो इसका नाम एनिलीन है, इसका नाम ऑर्थोमिथॉक्सेनिलीन है, इसका नाम मेटामिथॉक्स है, और इसका नाम पैरामिथॉक्सेनिलीन। तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी कैरेक्टर शो करता है वो शो करता है ए। अभी मैं जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी पे -I इफेक्ट जुड़ जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ा देता है, और +I इफेक्ट जुड़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ाता है। -I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, +I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर होगा ये बनेगा, ABCD बनेगा, मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, विटामिन C की कमी से क्या होता है। विटामिन C की कमी से एक बीमारी, उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो गम होता है ना, गम यानी दांत, उसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं। और स्कर्वी ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है, विटामिन C की कमी को पूरा करेंगे, ठीक हो जाएगा। विटामिन C मतलब खट्टा चीज़,
खट्टा चीज़ खाने से विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या रिलेशन है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक एनोमर है। क्या बोला मैंने? एनोमर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के कन्फिग्रेशन में ना बाबू सिर्फ C1 कार्बन में बदलाव होता है। किस में बदलाव होता है? C1 कार्बन पे। अब अगर सवाल ये होता कि मतलब कि अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या रिलेशन है, तो आप ईपीमर पर टिक करते, एनोमर और ईपीमर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर है? तो एनोमर का संबंध है। अगर पूछता है अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज में क्या रिलेशन है, तो ईपीमर का। एनोमर ईपीमर थोड़ा सा बता दे रहे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ग्लूकोज का, तो वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा क्या कि जो C1 कार्बन होता है उसके एलोंग कन्फिग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो जब C1 कार्बन के एलोंग कन्फिग्रेशन में चेंज होता है तो हम लोग उसको एनोमर कहते हैं। उसके अलावा अगर कहीं कन्फिग्रेशन में चेंज होगा तो हम लोग उसको ईपीमर कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है? तो एक एनोमरिक रिलेशन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबसे मीठा शर्करा कौन है? स्वीटेस्ट शुगर कौन है? तो फ्रक्टोज जो है हमारा सबसे मीठा शुगर है। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्या? घनीय संरचना में परमाणु ए कोना यानी कॉर्नर पर तथा बी फलक के केंद्र पर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एटम ए प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एंड एटम बी प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको समझाना चाहता हूँ क्या कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर हो गए। एक घन में टोटल 8 कोना होता है, आप देख लीजिएगा। और एक घन में टोटल 6 फलक होता है। फलक मतलब फेस, जैसे कि एक इधर हो सकता है, 2 3 4 5 और एक 6 फेस हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्मूला बनाएंगे। बात समझेंगे क्या था। अब जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर 1 को थोड़ा सा क्लियर रूप से पढ़ा होगा ना, तो पता होगा क्या कि जब हम किसी पार्टिकल को कॉर्नर पर रखते हैं तो उसका 8 हिस्सा होता है। वो पार्टिकल 8 हिस्सों में बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप थोड़ा समझेंगे कि आप जिस भी घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, आप उसके घर के कोने को एक पकड़ लीजिएगा और इमेजिन कर लीजिएगा कि वहाँ पे एक पार्टिकल रखा गया, नहीं कण रखा गया, तो उस कण का 8 टुकड़ा हो जाएगा। कैसे? अब समझाते हैं। एक तो जिस रूम में आप होंगे वो कमरा, एक उसके बगल वाला, वो उस कोने से वो भी घर बनेगा, और उसी कोने से इसके पीछे वाला घर भी बनेगा, और उसी कोने से उसके पीछे वाला घर बनेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि नीचे में 4 घर बन रहा उसी कॉर्नर के सपोर्ट से। और सिमिलर जब ऊपर वाला सेकंड फ्लोर बनेगा तो वो भी क्या होगा बताओ? 8, वो जो कोना है वो 4 कमरे को तैयार करेगा, मतलब सबके ऊपर एक एक तैयार करेगा। तो आप इमेजिन कर ले कि अगर वहाँ पे एक पार्टिकल को रखेंगे तो कितने हिस्सों में बट रहा है? 8 हिस्सों में बट रहा है। तो हम लोग का मतलब क्या है कि जिस कमरे में हम हैं उस एटम का कौन सा हिस्सा हमें मिल रहा है, तो हमें मिलेगा एक एटम का 8वां हिस्सा। और टोटल कोना कितना है? 8 कोना है, तो 8 कोना पे ए रखा जाएगा और हर एक कोना से हमें मिलेगा 8वां हिस्सा। तो 8 से 8 कट जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल। जब भी हम कोना पे कणों को रखेंगे तो हमें सिर्फ एक कण, भले 8 दिख रहा है लेकिन हमें हर एक कोने से 1/8वां हिस्सा मिलेगा और सबको जोड़ देंगे तो एक पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा गया? फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक दीवार है, 6 दीवार बोले ना आपके घर में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक दीवार से 2 कमरा बन सकता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम किसी कण को रख देंगे ना इस दीवार पे, तो 2 लोग यूज कर पाएंगे। एक हम यूज कर पाएंगे, एक बगल वाला घर यूज कर पाएगा। तो हम इसका कितना % भाग यूज कर पा रहे हैं बताओ? तो 50% भाग यूज कर पा रहे हैं। 50% मतलब 1/2। टोटल कितना फेस है? 6 फेस। और हर एक फेस पे क्या रखा गया? बी रखा गया। और हर एक फेस का हम लोग कौन सा हिस्सा यूज करें? जिसमें हम है सिर्फ उसका बात करेंगे तो आधा हिस्सा यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 6 को कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं हमारा आ जाएगा 3 भी।
इट मीन्स A रेशियो 3B, A अनुपात 3B, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, AB3 हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे क्या कि अगर 8 कोना पे तो हमें मिलेगा A पार्टिकल और 6 फेस से हमें मिलेगा 3 पार्टिकल, तो AB3 हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होगा। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वाले प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। आइए इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? ए सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.0821 atm at 300 Kelvin, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वी आर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। जो जानता होगा तो पाई यहाँ पर इंडिकेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। यहाँ पाई का मतलब 22/7 नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है CRT। यहाँ पे C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि अभिकारक की सांद्रता, सॉरी विलयन की सांद्रता, और R यहाँ पे है गैस स्थिरांक यानी गैस कांस्टेंट, और T हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, हम क्या किसी वैल्यू को पुट कर दिए, ये हमारा वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर का, हमने यहाँ रख रखा है। C हम लोग को निकालना है और R का ये वाला वैल्यू होता है, क्या होता है 0.082 इन केस ऑफ ATM। इन केस ऑफ अगर ATM दिया, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ATM में दिया रहेगा, उस दौरान जो R का वैल्यू होता है वो होता है 0.082 होता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यही प्रेशर पास्कल में होता ना तो हम लोग 8.314 यूज करते हैं, बट प्रेशर हमको दिया है ATM में तो इसलिए हम यही यूज करते हैं, और टेम्परेचर हमको दे रखा है 300 केल्विन। बस सिंपल से इससे से ये कट जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 1 आ जाएगा, तो C इंटू 300 इक्वल टू 1, देयरफॉर C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/300, तो C इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.0033 हम लोग का आंसर आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 3.33 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर हम लोग का ये सही आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला है ये पाई बराबर CRT है, पाई इंडिकेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। बस हाँ, उन्हीं स्टूडेंट से सवाल बन पाएगा जिनको R का वैल्यू पता होगा। R नहीं पता होगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अवकरण विभव का क्रम। तो बाबू ये बनाने के लिए ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। आप ये समझ लीजिए ना कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ऐसे आसान भाषा में समझना होता है ऐसे समझ, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसका रिडक्शन पहले होता है। मेटल के केस की बात कर रहे हैं, मेटल वाले केस में, और नहीं तो अगर थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा तो आप सभी को इसका रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर देखें उसमें एक बॉक्स टेबल बना कर रखा है, शायद 67 या 69 नंबर पेज पे है जो टेबल बना रखा है, वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, वहाँ आप ये बताया गया होगा क्या कि जो पॉजिटिव में जितना वैल्यू रहता है ना वो उसका रिडक्शन होता है, और जो जितना निगेटिव में वैल्यू होता है उसका ऑक्सीडेशन होती है। या ये समझ लीजिए कि जिसका रिडक्शन वैल्यू कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है। बात समझ में मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है और आपको पता ये करना है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, उसको पता करने का एक सिंपल फंडा है। क्या, आप देखिए उन दोनों में किसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और आप सबको ये पता होगा ऑक्सीडेशन एनोड का होता है, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का होता है। ठीक है ना, तो हम लोग को पता क्या करना है कि इनमें से इनको एक ऑर्डर में सजाना है। किस ऑर्डर बताए, रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में सजाना है। तो Ag, Cu, Fe और Zn। ठीक है ना, Ag, Cu, Fe और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर में सजा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहे हैं क्या कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद होगा, स्पेशली जीरो ऑर्डर को बता सकते हैं। तो हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/K। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है
0.693/K होता है। आप साफ साफ देख लो, क्या यहाँ पर कहीं कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, सांद्रता दिख रहा है क्या? नहीं ना, नहीं दिख रहा है ना। तो बस यानी कि हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आएगा? चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब यहां पर आ गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप गौर से देखेंगे क्या कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, CR0/2K। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां जो सॉरी यहां पे आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा R0। देखिए यहां पे C मतलब कॉन्सेंट्रेशन के लिए और R रिएक्टेंट के लिए, और जो नॉट लगा है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता। बुक्स में कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। R मतलब रिएक्टेंट और नॉट मतलब इनिशियल। तो आप देख सकते हैं क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है CR0/2K या R0/2K होता है। यानी हम साफ साफ देख सकते हैं क्या कि हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि सांद्रता के। फिर से समझा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वही अगर हम देखेंगे तो जीरो ऑर्डर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ऑप्शन में ये दोनों ही नहीं लिखा गया, ऑप्शन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ए लिखा गया। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें क्या कि यहाँ ए इंडिकेट कर रहा है सांद्रता को, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए के। हम लोग बुक्स में कैसे पढ़े, हम लोग ध्यान रखना है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रहेगा ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अपना आंसर टिक आउट करने टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो ए है वो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता को सूचित या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा, सबसे अधिक एवं सबसे कम स्वर्ण संख्या किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट गोल्ड नंबर। तो हम आपको बता दें कि हाईएस्ट गोल्ड नंबर स्टार्च का होता है और लोएस्ट गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है। ये अपने दिमाग में भर लीजिएगा। हाईएस्ट, मैं सब में बात कर, हाईएस्ट गोल्ड नंबर स्टार्च का होता है, लोएस्ट क्या होता है, जिलेटिन का। सर ये है क्या, गोल्ड नंबर क्या होता है? तो गोल्ड नंबर जानने के लिए चैप्टर 5 अगर आप पढ़े हो तो प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड जो होता है, जैसे कोलाइड को जो बचाता है डिसोसिएशन से या डिकम्पोजिशन से, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है ना। तो ये जो स्टार्च और जिलेटिन है ये सब प्रोटेक्टिव कोलाइड है, जिसको हम गोल्ड नंबर में मेजरमेंट करते हैं। किस मेजरमेंट करते हैं? गोल्ड नंबर में। नेशनल रिएजेंट का सूत्र क्या होता है? नेशनल अभिकर्मक का सूत्र, तो K2HgI4, ये है नेशनल रिएजेंट का सूत्र K2HgI4। ये एक तरह का जटिल यौगिक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में त्रिभाषमी कौन है? त्रिभाषमी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक का मतलब ध्यान रखें क्या कि वो फॉर्मूला है जहां पर 3 OH दिखता हो। कितना OH दिख रहा होगा? तो ये देखिएगा मैंने बना रखे स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिए 1 OH, 2 OH और 3 OH। ट्राइबेसिक हम लोग क्या देखते हैं? OH देखते हैं। ये इसका जो नाम है ना एक्चुअली वो है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है उसका? फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बनेगा? H3PO4 बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम का सूत्र क्या होता है? CaCN2, CaCN2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड पढ़ते हैं। नाइट्रोलियम का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कहते हैं CaCN2। नेक्स्ट क्या पूछा है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो SF6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, ठीक है। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है क्या, 36 यहाँ लिख करके पूछते हैं। AU यानी कि गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या, गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर गोल्ड का क्या हो सकता है? तो बाबू ध्यान रखना, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि AU यानी कि सोने का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो +1 होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे।
आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ सवाल और बच गया है, उसको हम फटाफट खत्म करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। यहाँ थर्ड क्या है? इन ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेबल कार्बोकेटाइन, अस्थाई कार्बोधनायन कौन? इन चारों में स्टेबल कार्बोकेटाइन ध्यान रखेंगे। जहाँ ज़्यादातर रेजोनेंस कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस हो सकता है वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो यही ये देखिए बेंजीन है, C6H5 एक्चुअली में है क्या? ये बेंजीन है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहीं हो सकता है, इसीलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसका ध्यान, जहाँ पर रेजोनेंस जहाँ ज़्यादा हो सकता है वो स्टेबल कार्बोधनायन हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? फिनॉल ब्रोमीन जल से रिएक्शन करके, फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन जल से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। कब? जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन जल से होगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। बस एक सवाल और बचा है, उसको हम खत्म करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यानी हमसे भस्मिकता का क्रम पूछ रहे हैं। देखिए आपको हम पिछले क्वेश्चन बताए थे क्या कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा होगा तो बेसिक नेचर बढ़ता है, अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं एक्चुअली एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, एमीन का है। ठीक है ना? तो जब भी हमसे बेसिसिटी पूछेगा एक्वस मीडियम में, यानी कि जलीय माध्यम में अगर हमसे कोई बेसिसिटी पूछेगा तो हमें 3 बातों को ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या भाई? पहला है स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि त्रिविम बाधा। दूसरा क्या है? प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस आई प्रभाव। और तीसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी कि विलायक योजन। इन तीनों के रिजल्टेंट को देख करके हम लोग बेसिसिटी तैयार करते हैं। ठीक है, अब 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक है इथाइल एमीन को लेकर के और दूसरा है मिथाइल एमीन को लेकर के। ठीक है, तो जब एक्वस मीडियम में क्वेश्चन पूछेगा कि जलीय माध्यम में इथाइल एमीन का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि एक्वस मीडियम में इथाइल एमीन का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा या मिथाइल एमीन का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैं एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ इसलिए ध्यान रखेंगे। जब हम एक्वस मीडियम में बात करेंगे तो डाई इथाइल एमीन के बाद ट्राई इथाइल एमीन के बाद प्राइमरी इथाइल एमीन एंड देन अमोनिया का ऑर्डर बनता है। यानी कुछ ऑर्डर ये बनता है, सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन एंड लास्ट में अमोनिया बनता है। लेकिन ये ध्यान रखें क्या ये एक्वस मीडियम की बात कर रहा है, ये ना याद करने वाली चीज़ है। सेकेंड अगर मिथाइल में देखने जाएंगे तो सेकेंडरी मिथाइल एमीन मतलब डाईमिथाइल एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, देन अमोनिया। तो आप गौर से देखेंगे दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो इथाइल के लिए ऑर्डर क्या बनता है? सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। और मिथाइल के लिए क्या बनता है? सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी, अमोनिया। ये मतलब जब इन तीनों के इफेक्ट के रिजल्टेंट को देख करके हम ये डिसाइड करते क्या है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन रहता गैसियस मीडियम में, यानी क्या बात कर रहे हैं क्या कि अगर हम इन दोनों को सेम क्वेश्चन रहता लेकिन पूछता इन गैसियस स्टेट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो गैसियस स्टेट का मतलब क्या? हम उसको लिक्विड में या वाटर में डिजोल्व कर ही नहीं रहे। जब हम लिक्विड में डिजोल्व नहीं करेंगे तो वहां पर फिर हमें स्टेरिक इफेक्ट देखने का हो सकता नहीं है, फिर हमें सॉल्वेशन इफेक्ट देखने का हो सकता है। सिर्फ हमें देखना क्या पड़ेगा? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और बाकी आपको पता है प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा ना तो बेसिसिटी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ ध्यान रखते क्या कि गैसियस अवस्था में हमें ओनली क्या देखना होता है? प्लस आई इफेक्ट देखना पड़ता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को ये नहीं पता आपको हम बता दें क्या, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और एराइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एराइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता, सेम क्वेश्चन रहता। अगर से पूछता गैसेस स्टेट में इसका ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर क्या बन जाता? टर्सरी एमीन हाईली बेसिक, देन सेकेंडरी एमीन, देन प्राइमरी एमीन एंड देन अमोनिया। ठीक है, ये ऑर्डर बनता। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन यही रहता, इथाइल एमीन, मिथाइल कुछ भी रहता, लेकिन उस केस में हमारा आंसर का जो टर्सरी होता वो हाईली बेसिक होता, फिर सेकेंडरी हाईली बेसिक होता, फिर प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया होता। ठीक है,
ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे क्या कि क्वेश्चन पूछ किस में रहा है, एक्वस मीडियम पूछ रहा है कि गैसियस मीडियम पूछ रहा है। अगर एक्वस मीडियम पूछेगा तो इथाइल के लिए ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे और मिथाइल के लिए ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे। इथाइल के लिए क्या, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी अमोनिया, मिथाइल के लिए प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी अमोनिया। ये एक्वस मीडियम के यानी कि जलीय माध्यम में पूछेगा तो ये वाला आंसर याद रखना। अगर सिर्फ गैसेस स्टेट में है ना तो हमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लिखना है, ठीक है। और मैं बोला अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एराइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो उस केस में टर्सरी मीन हाईली बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। और अमोनिया भी एक बेसिक होता है किससे, अगर हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दें तो इससे बेसिक कौन होता है, अमोनिया होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया और एनिलीन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है तो आप आराम से बोलेंगे अमोनिया। क्यों है भाई, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या बोला कि एराइल ग्रुप क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट अगर जुड़ जाएगा तो बेसिसिटी घट जाता है, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट जुड़ने से बेसिसिटी घट जाता है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को क्लियर कर पा रहे हो। जाते एक बार और बताते रहूँ, अगर बाबू एक्वस मीडियम में आपसे बेसिसिटी पूछेगा तो हमें 3 बातों का ध्यान देना पड़ता है, स्टेरिक त्रिविम बाधा, प्लस आई यानी कि प्लस आई प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि विलायक विजन प्रभाव। यानी एक्वस मीडियम इन तीनों के रिजल्टेंट को देखेंगे तो अपना आंसर डिसाइड करेंगे। अगर सिर्फ गैसेस मीडियम पूछेगा तो हमें सिर्फ प्लस आई देखना है। अब चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर टर्सरी अमीन हाईली बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता आपको सभी प्रश्नों को ठीक से समझा दिए होंगे। और देखिए आपको ऐसा लग रहा है सर आप यहाँ पे इस वाले सेट में 40 क्वेश्चन कराएं, बाकी सारे सेट में शायद 60-65 क्वेश्चन कराऊंगा। कारण क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 के, ठीक है ना। या कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझे लगे जो गलत है, मैं उसको डिस्कशन नहीं किया हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन था मैं आपको पूरे क्वेश्चन को समझा पाया हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरा तरह से समझाने की कोशिश या डीपली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को रिकमेंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।